हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। बेसिकली बेटा मैं आज आपको सिर्फ एक पिक्चर की डिस्क्रिप्शन दूंगी क्योंकि ये पिक्चर बहुत बार सीबीएसई डाल देता है, इसके कुछ कुछ पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन दूंगी और इस टॉपिक का थोड़ा सा बेस क्लियर करूंगी ताकि कल हम जब पार्ट 2 स्टार्ट करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो इसमें सबसे पहले ये पिक्चर है जो आपकी बुक में दी गई है। इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए समझते हैं कि इस पिक्चर में ऐसा है क्या। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. इसने इस पेंटिंग का नाम दिया था। सबसे पहले तो आपको ईयर याद करना है कि 1848 में फेडरिक सोरियो कहाँ को बिलोंग करते थे? फ्रांस को, इसलिए इनको फ्रेंच आर्टिस्ट कहा गया है। उन्होंने एक सीरीज बनाई थी, याद है ना? सीरीज मैंने आपको पहले भी प्रिंट कल्चर में बताया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे हम वीडियोस भी बनाते हैं। और उस पेंटिंग का नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि मेरे आगे का कैसा एक वर्ल्ड होना चाहिए, उसको देखकर उन्होंने एक सीरीज की पेंटिंग्स निकाली थी जिसमें से एक ये थी। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. अब ये स्टार्ट कैसे होती है? कहते फर्स्ट प्रिंट में हम क्या देख रहे हैं कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, वहां की बात हो गई है कि मेन एंड वीमेन। आप देख रहे होंगे एक बड़ी सी ट्रेन, इन्होंने क्या बोला, एक लाइन को एक ट्रेन की तरह सिंबलाइज किया है। मेन एंड वीमेन, चाहे वो किसी भी एज के हों, किसी भी क्लास के हों, वो मार्च करते हुए किसकी तरफ जा रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए। और ऑफरिंग होमेज मीन्स अपनी एक तरह से हम कह सकते हैं ऑफर कर रहे हैं या एक तरह से मांग रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ ऐसा वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से मांग रहे हैं। ठीक है, दया भावना मांग रहे हैं, अपने रहने की जगह मांग रहे हैं। मतलब ये सब कुछ कौन है? यूरोप और अमेरिका। अब क्या होता है? As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था, वो हमेशा फीमेल फिगर को ही लिबर्टी पर्सोनिफाइड करते हैं। लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in the one hand and the charter of rights of men in other. दोबारा पिक्चर को देखते हैं। अगर मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करूं, आप बुक में भी अच्छे से देख सकते हैं। एक हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मींस आंखें खोल देनी, नॉलेज गेन, मतलब लोगों को साफ साफ दिखे क्या सही और क्या गलत है। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन। वीमेन्स की यहाँ बात नहीं हो रही है अभी तक हिस्ट्री में, तो इन्होंने बताया है कि राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है एक आदमी के, वो उन्होंने एक पूरी किताब पकड़ी हुई है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbol of absolute institutions. दोबारा देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो नीचे टुकड़े पड़े हुए हैं। अभी किस चीज के टुकड़े हैं? शैटर्ड क्या हो रखे हैं? जो एब्सोल्यूट मोनार्क होते हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनका जो अहंकार है, इगोइस्टिक है, पावर है, वो सब चूर चूर हो गई है। उनकी जो इमेजेस है, मूर्तियां, वो तोड़ दी गई हैं। इन सोरियोस यूटोपियन विजन, याद रखना बेटा, यूटोपियन क्या होता है? जो रियलिटी में अभी तक नहीं हुआ बट हमारे मन में कहानी चल रही है। जैसे मैं सोचूं कि कल मैं हवा में उड़ रही हूँ, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ये मेरी यूटोपियन विजन है, जो रियलिटी में अभी तक चीज नहीं हुई, ये मेरे मन में इच्छा चल रही है। तो फेडरिक सूर्यो का एक विजन है, द पीपल्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। वो इस विजन में देखते हैं कि जब ये पूरा वर्ल्ड होगा, वो अलग अलग नेशन से जाना जाएगा, उनके अपने कॉस्ट्यूम्स होंगे, अपने एक फ्लैग लेकर वो चल रहे होंगे, ना कि वो एक किंग या लीडर के नीचे अपना काम कर रहे होंगे। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time was already nation states. कहते हैं अगर हम इस कहानी को देखें, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे गुजर चुके हैं लोग, वो कौन होंगे?
वो फ्रेडरिक सोरियो के हिसाब से कि वो लोग हैं, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स कहें, स्विट्ज़रलैंड कहें, जो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया है मोनार्की रूल से। फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैड जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। और अगर हम फ्रांस की बात करें, वो भी अभी-अभी पहुँचा है। उसको भी अभी-अभी कहते हैं ना फ्रीडम मिली है। किससे मिली है? लुई 16 से या नेपोलियन बोनापार्ट से। तो ये फ्रेडरिक सोरियो की सोच है कि फ्रांस भी अब उस जगह पे पहुँच गया है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड थे। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। शी किसको रिप्रेजेंट किया गया है? फ्रांस को। कि फ्रांस के पीछे पीछे कौन है? जर्मनी के लोग हैं, जिन्होंने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का फ्लैग। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड तो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, उसके बाद फ्रांस भी पार कर चुका है, और फ्रांस के पीछे पीछे जर्मनी भी उसी दिशा में आ रहा है। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. कहते हैं इंटरेस्टिंगली बात तो ये है कि जब फेडरिक सोरियस इमेज को बना रहे हैं, तब तक जर्मनी जो है वो यूनिफाइड नेशन नहीं बना है। ये उनका एक सपना है, या कह देते हैं एक फिलॉसफी, एक ड्रीम है कि जब वो देश आज़ाद होगा तो उनके पास ऐसे कलर का एक फ्लैग होगा, वो ऐसे चलेंगे, वो एक नेशन स्टेट बन चुके होंगे और उन्होंने इन 3 कलर को यूज़ करके अपना फ्लैग बनाया हुआ। Following the German peoples are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, इटली की जगह होगी, लुमेंड्री इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जो इटली में ही है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। कहते हैं जर्मनी के पीछे पीछे जो उसकी इमेज में उन्होंने क्या पर्सन दिखाया है कि ऑस्ट्रिया भी आ रहा है, लुमेंड्री आ रहा है, पोलैंड आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो भी नेशन स्टेट की तरफ राह चल रही है। फ्रॉम द हेवंस अबव Christ stains an angel gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. अब एक बार फिर से पिक्चर की तरफ चलते हैं। कहते हैं जो ऊपर की तरफ आसमान में कौन है? क्राइस्ट दिखा दिए, भगवान दिखा दिए, एंजल्स दिखा दिए, जो इनको अपना आशीर्वाद दे रही हैं सारी कंट्रीज को कि आप बहुत जल्दी एक नेशन स्टेट्स बनेंगे, फ्रीडम लेंगे इन मोनार्की रूल से। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. कहते हैं 19th century की तरफ अगर हम चलें तो एक नेशनलिज्म फीलिंग इमर्ज हुई थी, जिसने क्या किया? सारी पॉलिटिकल और मेंटल जितना यूरोप की एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर लो, दिमागी काम कर लो लोगों के, वो सब चेंज होने शुरू हो गए। The end result of these changes was the emergence of nation states in place of the multinational dynastic empires of Europe. इस हवा ने ऐसा एक रुख लिया कि जहां पर, इस बहुत अच्छी लाइन है बेटा, कि अब क्या हो रहा था जहां पे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक मीन्स हम देख रहे हैं कि एक ही कंट्री में एक क्या कर रहा है कि इस साउथ को तो कोई और राजा चला रहा है, वेस्ट को कुछ और चला रहा है, ईस्ट को कोई और चला रहा है। अब उसकी जगह पे हम क्या देख रहे थे? एक नेशन स्टेट बन के आ रहा था, एक विचारधारा बन के आ रही थी कि हम एक सब एक हैं और हमारा एक ही नेशन है। The concept and the practice of modern state in which is centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. अब क्या हो रहा था? जो कंसेप्ट या प्रैक्टिस चलता आ रहा था मॉडर्न स्टेट का, जिसमें क्या था? एक सेंट्रलाइज्ड पावर मींस जैसे कहते हैं ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल करती हो पूरी टेरिटरी के ऊपर, वो ही मर्ज हो रहा था यूरोप में, या वो चलता आ रहा था यूरोप में। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन व्हिच मेजॉरिटी ऑफ सिटीजंस, कहते हैं एक ऐसी, अभी तक क्या चल रहा था यूरोप में कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर थी, जैसे हम कहते थे एक मोनार्की या एक राजा के पास पावर थी, और वो जो बोलता था वही लोगों को करना होता था। बट 19th सेंचुरी में क्या हुआ जब नेशनलिज्म फीलिंग हुई कि एक ऐसी स्टेट बनने की भावना आई लोगों में जहां पे मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, ज्यादातर लोगों की, नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। मतलब एक ऐसी नेशन स्टेट बनने की फीलिंग आई जहां पे लोगों के द्वारा ही जो चीज है वो आगे चले, वो आपस में मिलकर एक काम चलाए, जिन्होंने आपस में एक हिस्ट्री शेयर की है, कॉमन आइडेंटिटी शेयर की है, ना कि जो उनके रूलर्स या लीडर्स कहते। अब मैंने बेटा एक ये बहुत बढ़िया एक टॉपिक पकड़ा है। मैंने कुछ पेपर सर्च किए थे जिसमें अर्न्स्ट रेनन के रिगार्डिंग बहुत से एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन्स आया हुआ था। अगर आप अपनी बुक की तरफ देखेंगे तो ये एक सोर्स बेस्ड है, आपकी सेकंड पेज पे एक सोर्स बेस्ड साइट पे दिया हुआ है। जो-जो इम्पोर्टेंट होगा मैं ज़रूर अपनी वीडियोज़ में उनको ऐड करूँगी।
कहते हैं एक अर्नस्ट रेनन थे, उन्होंने क्या कहा था, व्हाट इज अ नेशन? उनके अकॉर्डिंगली नेशन क्या था? In a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernst Renan outlined his understanding of what makes a nation. कहते हैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे वो यूनिवर्सिटी में। अर्नस्ट रेनन क्या था, ये भी एक फ्रेंच फिलोसफर है। इन्होंने सोचा कि मेरे अकॉर्डिंगली नेशन क्या है। लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे इन टाइटल। उन्होंने एक जो लेक्चर दिया था वो एक फेमस एसे था जिसका क्या नाम था, व्हाट इज अ नेशन। उसके ऊपर ये अपना एक लेक्चर दे रहे थे। In this essay, Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by common language, race, religion, or territory. A nation is a accumulation of long past of endeavor, sacrifice, and devotion. Heroic past great man glory, that is the social capital upon which one bases the national idea. To have common glories in the past, to have a common will in the present, and to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential condition of being a people. अब क्या है, ये कहते हैं कि उस एसे में जो लिखा गया था व्हाट इज़ नेशन, रेनन जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि लोग कहते हैं उस एसे में लिखा गया है कि नेशन होता है जहाँ पे एक लोगों की एक सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, एक सेम रेस होनी चाहिए, सेम रिलिजन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। वो कहते हैं मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से तो एक नेशन वो होता है जहाँ पे लोगों ने सैक्रिफाइस किया हो। एक लोगों ने अपनी नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हीरोइक काम किया हो। कोई हीरोइक पास्ट हो, जिनकी एक विल हो आगे करने के लिए प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी कि हम मिलके अपने नेशन के लिए कोई काम करेंगे। A nation is therefore a large-scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite. A niche province in its inhabitant. If anyone has a right to be consulted, it is an inhabitant. अब ये देखो कितनी मुश्किल लाइन लग रही है बट बहुत इजी वे में है इसका। उनके अकॉर्डिंगली नेशन क्या है? नेशन एक बहुत बड़ा स्केल है जिसको इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली पेब्लिसाइड मीन्स लोग डायरेक्ट वोट देकर एक आप रख दो कि ठीक है हमने आपको वोटिंग राइट दे दिए या हमने आपके सामने एक प्रपोजल रख दिया है, आप यस और नो में एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। ठीक है, और ये कौन होने चाहिए? इनहेबिटेंट्स मीन्स उस नेशन के रहने वाले लोगों से ही कंसल्ट करके काम होना चाहिए। A nation can never have any real interest in annexing or holding to a country against its will. एक नेशन एक वो नेशन होता है जो कभी भी किसी को होल्ड करके नहीं रखता, किसी को बांध के नहीं रखता अपने सिटीजन्स को, बल्कि उनके अकॉर्डिंगली जीने देता है। The existence of nation is a good thing, a necessary even. Their existence is a guarantee of liberty which would be lost if the world had only one law and only one master. कहते हैं नेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक नेसेसिटी चीज़ है और उसको वो गारंटी देता है कि मैं आपको फ्रीडम दूँगा। बट वो गायब हो जाएगा जब एक वो नेशन या वो वर्ल्ड एक लॉ के अंडर और एक रूलर के अंडर होगा। मीन्स अगर हम सबको राइट्स देंगे कि आप वोट देके अपने लीडर को चूज़ करो, तो वो एक नेशन स्टेट हुआ, जहाँ पे लोगों की विल चलेगी, जहाँ लोगों के सैक्रिफाइस होंगे, जहाँ लोगों के डिवोशंस होंगे, ना कि जो रूलर ने या लीडर ने उन्हें कहा और उनके लिए जो लॉ बना दिया, नहीं। वो नेशन स्टेट अर्नस्ट रेनन के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो बेटा ये आज मेरा पार्ट 1 था। मैंने आपको सिर्फ़ इस पिक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन दी है कि इस पिक्चर में क्या था और नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई किया। 1 मार्क्स में कई बार ये चीज़ आ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। ठीक है बेटा? बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।